हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम गाइस कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 1, यानी कि हमारा है अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। तो संसद पढ़ेंगे गाइस, उसमें हम क्या देखेंगे, लोकसभा को देखेंगे। ठीक है, तो संसद के दो सदन होते हैं गाइस, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपके पास राज्यसभा। तो पहले हम क्या करेंगे, लोकसभा को देखेंगे। लोकसभा आपका क्या होता है, लोअर हाउस होता है, यानी कि निम्न सदन होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे है सिलेबस, दोनों साइड आप लोग देखते हुए चलिए। ठीक है, अभी हम जो करेंगे चैप्टर नंबर 21 करेंगे, बट आप एक बार पूरा का पूरा सिलेबस देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। चलिए ऊपर वापस से चलते हैं हम लोग, यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं, ये चैप्टर नंबर 21 जो कि है संसद 1। यहाँ पे हम पढ़ेंगे लोकसभा। गाइस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर आगे की बात करते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करिएगा। चलिए गाइस फिर हम क्या करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बहुत बड़ा तो नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, टाइम लगेगा। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है संसद जो है संघीय सरकार का क्या है, विधायी अंग होता है। तो कौन कौन से होते हैं गाइस, एक होता है विधायी, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है आपका न्यायपालिका, राइट। तो अभी हम फर्स्ट कौन सी बात कर रहे हैं, विधायी की बात करेंगे। ठीक है, तो विधायी अंग कौन सा होता है गाइस, आपका संसद होता है। कार्यपालिका में आप देखते हैं मंत्रिपरिषद, या ठीक है। और आप जब न्यायपालिका की बात करते हैं तो हम अपना क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, राइट। चलिए, तो इसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी विधायी अंग की बात कर रहे हैं, यानी कि हम संसद की बात कर रहे हैं। फिर केंद्र स्तर पर क्या होता है, विधि निर्माण, यानी कि कानून का निर्माण का कार्य कौन करता है, संसद करती है। केंद्र स्तर का मतलब क्या होता है गाइस, हमारे यहाँ जैसे संघीय व्यवस्था है तो एक होता है आपका केंद्र स्तर पर शासन चल रहा होता है, एक राज्यों के स्तर पर, जितने भी राज्य हैं उस स्तर पर भी शासन चल रहा होता है। तो अभी हम केंद्र की बात करेंगे, यानी कि सबसे ऊपर पूरा भारत एक साथ, ठीक है ठीक है। तो केंद्रीय स्तर की बात करें तो हमारा जो है संसद क्या काम करता है, विधि निर्माण का काम करता है, यानी कि कानून बनाने का काम करता है। चलिए, संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 39 से लेकर 122 तक संसद से संबंधित प्रावधान है। तो आप संसद की बात अगर आप करना चाहते हैं तो भाग याद रखिए 5। ठीक है, आर्टिकल आप रखिए याद 79 से लेकर 122, सारे आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद भी नहीं होंगे गाइस। फिर लिखा है कि अनुच्छेद जो 79 है उसमें क्या है, संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक है, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी और जिसका नाम मतलब देखिए, अब इसने कहा आर्टिकल नंबर 79 में कहा कि भारत में क्या है, संघ के लिए एक संसद है। ठीक है, अब संसद किस किस अंग से, संसद के 3 अंग होते हैं गाइस। ठीक है, पहला हमने कह दिया कौन होता है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होता है, दूसरी होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, तीनों मिलके बनाते हैं संसद। चलिए, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 81। तो उसमें लिखा है लोकसभा। राज्यसभा से क्या होगा, सॉरी, इसने कहा कि 81 में क्या है, लोकसभा राज्यों से 530 से क्या है, अधिक, और संघ राज्य क्षेत्र से 20 से अधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनी। मतलब ये कहानी ये है कि इसने कहा जो लोकसभा है आपकी, उसमें टोटल सीट्स होती हैं 550। ठीक है, जिसमें से 530 सीट्स पे कौन आते हैं, राज्यों से लोग आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं। और फिर गैस जो बची हुई 20 सीट है उसमें कहाँ से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से आते हैं प्रतिनिधि। ठीक है, बस इतनी सी बात इसने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तो आर्टिकल 331 के तहत इसके उसके द्वारा जो है लोकसभा में उस समुदाय के क्या है 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था है। ठीक है, तो मतलब अभी तक क्या, तो हमने देख लिया 530 कहाँ से आते हैं, राज्यों से आते हैं, स्टेट से आते हैं, प्लस आपके जो 20 है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। बचे अब 2 की बात और करते हैं गाइस। तो 2 में इसने कहा कि राष्ट्रपति क्या है, अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का प्रतिनिधित्व नहीं है पर्याप्त, ठीक है, मतलब वो नहीं है, तो राष्ट्रपति चाहे तो 2 जो एंग्लो इंडियंस है उनको क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। तो ये याद रखिएगा गाइस, क्या वर्ड बोला है, मनोनीत। तो 2 एंग्लो इंडियंस को अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है लोकसभा में,
पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, यानी कि नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। अब आइए इसकी कहानी आगे भी पढ़ लेते हैं। इसी में आगे क्या है कि इस संबंध में क्या है, संविधान में क्या होता है, 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा। अब मतलब 2019 में एक संशोधन होता है। कौन से नंबर का संशोधन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन होता है, 2019 में होता है, राइट। अब इसमें इसने क्या कहा, इसके द्वारा जो एंग्लो भारतीय समुदाय है, यानी कि एंग्लो इंडियंस है, उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित जो व्यवस्था है उसे आर्टिकल 334 के तहत क्या है, निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब इसने कहा कि 530 ठीक है, 20 भी ठीक है, लेकिन ये 2 जो एंग्लो इंडियंस है वो ये हो गया संविधान संशोधन, और इससे कह दिया भाई अब हो गया बहुत, अब हम ये वाला काम नहीं करेंगे, एंग्लो इंडियंस वाला खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, निर्धारित तिथि से संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से अब ये और आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकता था अब नहीं करेगा। कब से, इस डेट से नहीं कर रहा है। ठीक है, ये अधिनियम आ जाता है, संशोधन अधिनियम कौन सा, याद रखिएगा 104वां कब आता है, 2019 का। ठीक है, तो गई समझ गए आप लोग। तो कितने सदस्य हो गए, पहले थे 530 प्लस 20 प्लस 2 सदस्य, यानी कि 552 सदस्य थे लोकसभा में। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये हो गया खत्म, तो अब हमारे पास हो गए लोकसभा में इतने सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इस प्रकार एंग्लो भारतीय समुदाय के लोकसभा में 2 सदस्यों का नामांकन की जो व्यवस्था है अब क्या हो गई, निष्प्रभावी हो गई, मतलब अब नहीं होगा। लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, मतलब कि जैसे यूपी में कितनी जनसंख्या है वो देखेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग क्या है लोकसभा में उनकी यूपी की सीट्स होंगी, राइट। जैसे आपका उत्तराखंड में कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर सीट्स होंगी, एमपी में कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर सीट्स होगी, यानी कि अगर बड़ा राज्य है तो सीट भी ज़्यादा होगी, मतलब छोटा राज्य का मतलब है जिसकी जनसंख्या कम है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या कम है उसको सीट्स भी कम मिलेगी, जैसे सिक्किम है, सिक्किम की जनसंख्या और कम है तो उसको और भी कम सीट्स मिलेंगी गाइस। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर होता है, मतलब पर आधारित है, यानी कि हम 2011 का सेंसस नहीं लेते हैं जनसंख्या का इस यहाँ पे। ठीक है, हम कौन सा अभी भी ले रहे हैं, 1971 का ही ले रहे हैं, उसी जनसंख्या के आधार पर सीटें अभी तक दे रखी हैं, मतलब ना सीटें बढ़ी हैं और ना घटी हैं, जितनी 1971 की जनसंख्या के आधार पर चल रहा था हिसाब किताब आज तक वैसा ही चल रहा है। ठीक है, जबकि प्रत्येक राज्य का क्या है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन जो हो रहा है। ठीक है, जो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन हो रहा है वो कौन सी जनगणना के हिसाब से हो रहा है, 2001 की जनगणना, यानी कि 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर इसने बात करी है प्रतिनिधित्व की कि कितने लोगों पर कितने लोग होने चाहिए, तो उसमें जो जनसंख्या चाहिए वो आपकी ले रहे हैं हम 1971 की। और वहीं अगर हम क्षेत्रीय विभाजन करना है, सपोज ये उत्तर प्रदेश है तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने किस 8 ये क्षेत्रीय विभाजन कर दिया हमने, ये किस जनगणना, तो ये गाइस है आपका 2001 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, आई होप आप लोग को इतनी दो बातें समझ में आ गई होंगी। आपको 2 जनगणना याद रखनी है, 1971 इसमें कितने सदस्यों का निर्वाचन होने वाला है वो, मतलब नहीं सॉरी हाँ, मतलब कितने प्रतिनिधि खड़े होने वाले हैं वो इसके आधार पर होगा, और कितने क्षेत्रों में विभाजित होगा, निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित जो हो रहा है वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। और ये कब हुआ था, 2001 वाला प्रावधान कब आता है, ये आता है 87वां संविधान संशोधन 2003 से यही चल रहा है। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार क्या है, यह निर्धारण वर्ष कौन सा, 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक कहता रहेगा। मतलब कि गाइस ये कहा गया है कि एक तो 1971 कितने प्रतिनिधित्व खड़े होंगे, यूपी से कितने आएंगे, उत्तराखंड से कितने आएंगे, ये सब कितने आएंगे। ठीक है, उस जनसंख्या के आधार पर होगा। दूसरा 2000 से आपका क्षेत्रों का होगा, कि मतलब क्षेत्रों में जो विभाजित कर दिया पूरे यूपी को या पूरे उत्तराखंड को, वो किस जनसंख्या के आधार पर होगा, 2001 की जनसंख्या के आधार पर होगा। दूसरी चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं कि जो ये हिसाब किताब है ना, ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 2026 तक, यानी कि 2026 से पहले जो भी जनगणना आती है उस तक चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद कोई संविधान संशोधन होता है फिर देखा जाएगा कि ये आगे बढ़ाएंगे या नई जनगणना के हिसाब से करेंगे, तो वो चीज़ें अब हम बाद में ही देखेंगे 2026 में क्या कहानी होती है। आने वाला है 2026, अभी बस 4 ही साल बचेंगे, 5 साल बचे हैं बस। चलिए हम इंतज़ार करेंगे। अब लिखा है आर्टिकल 83(2) के अनुसार, मत याद रखिएगा, आर्टिकल याद भी नहीं होंगे। अब लिखा है लोकसभा की अवधि जो है प्रथम अधिवेशन के लिए
नियत तिथि से 5 वर्ष तक की होगी। मतलब इसने कहा कि आपकी जो लोकसभा है, जब निर्वाचित हो जाएंगे, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पहुंच जाएंगे, मतलब तो जो निर्धारित तिथि थे उससे कितने टाइम तक रहेगी, 5 साल तक रहेगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी किसी समय भी लोकसभा का विघटन करने का, मतलब इसने कहा कि लोकसभा आई, बन गई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गया, मंत्री सब हो गए, अब ये कब तक रहेंगे, पूरे 5 साल तक। लेकिन प्रेसिडेंट को ये अधिकार है कि वो चाहे तो लोकसभा को क्या है, 5 साल से पहले भी विघटित कर सकता है। ठीक है, तो कारण होने चाहिए, हालांकि ऐसे नहीं कर सकता लेकिन कर सकता है। फिर लिखा है आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होने पर क्या है, संसदीय विधि द्वारा संसद की जो है अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसने कहा अगर सपोज कि आपातकाल लग गया, भारत में आपातकाल लग जाता है, और क्या है, लोकसभा जो है, आप सपोज कि 2019 में भारत में क्या लग गया है, आपातकाल लग गया है। अब 2019 में ही जो लोकसभा का है ना, 5 साल कंप्लीट होने वाला था, अब तो आपातकाल लग गया, गए, सब चुनाव तो हो नहीं सकते, तो इसने कहा कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये 2019 में जो खत्म होने वाला था, अब हम उसे बढ़ाकर 2020 में खत्म होने का इंतजार करेंगे, मतलब 1 साल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, तो गाइस लिखा है आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार क्या है, किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। यानी कि सपोज कि 2020 में अब क्या होता है, आपातकाल खत्म, अब जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाएगा तो ये जो लोकसभा है वो ज़्यादा से ज़्यादा और 6 महीने तक आगे रह सकती है, 6 महीने के बाद नहीं रह सकती, उससे पहले निर्वाचन मतलब कि इलेक्शन करवा लीजिए। यानी कि गाइस 5 साल तो हो गए थे उसके कंप्लीट, फिर आपातकाल लग गया तो 1 साल और बढ़ा दिया। इसने कहा आपातकाल सपोज 1 साल में खत्म हो जाता है, तो इसने कहा आपातकाल के खत्म होने से 6 महीने और आगे तक रह सकते हैं, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं, 6 महीने तक और रह सकते हैं, 6 माह तक। ठीक है, तो यहाँ तक और रह सकती है, लोकसभा बनी रह सकती है, और उसके बाद क्या होगा गाइस, उससे पहले आपको इलेक्शन करवा के नई लोकसभा का गठन करना पड़ेगा। यही चीज़ लिखिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या होता है, व्यक्ति की उम्र कितनी, अगर सपोज आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है लोकसभा का, राइट, एमपी बनना है लोकसभा का, तो आपकी एज कम से कम 25 साल की होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 25 साल के तो एमपी बन सकते हैं। फिर लिखा है लोकसभा का जो स्थगन अध्यक्ष करता है, स्थगन कौन करता है, अध्यक्ष कौन होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है स्पीकर बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, अभी कौन है, ओम बिरला। ठीक है, तो स्पीकर करता है स्थगन, लोकसभा की बात हो रही है अभी, जबकि सत्रावसान और विघटन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी कि 3 चीजें हो गई, हमने देख लिया, स्थगन, सत्रावसान और विघटन, लोकसभा की तीनों चीजों की बात हो रही है। तो इसने कहा ये दोनों चीजें कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये जो करता है वो कौन करता है, आपका स्पीकर करता है। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। इसका मतलब क्या बोला, इसने कहा ये आर्टिकल है, चलो याद हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो लोकसभा में 2 चीजें होंगी, 2 बंदे होंगे, एक तो होगा, कौन सा पद होगा, स्पीकर का होता है, एक वाइस स्पीकर का, मतलब एक अध्यक्ष का होता है, एक उपाध्यक्ष का होता है। तो ये दोनों जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से आते हैं गाइस, लोकसभा के सदस्यों में से ही इनका चुनाव किया जाता है। यानी कि वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, उनमें से किसी को उठा के क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, और उन्हीं में से किसी को उठा के उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। अब लिखा है आर्टिकल 94 खा के अनुसार, याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसने कहा कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, अध्यक्ष को। मतलब यहाँ पे 2 बंदे हो गए, स्पीकर और वाइस स्पीकर हो गए, तो इसको त्यागपत्र देना है तो वो इसको दे देगा, मतलब किसी को तो देना होता है गाइस, किसको देंगे, जैसे अगर आपको रिजाइन करना है, किसी कंपनी में आप हैं तो जाके वहाँ के जो आपके मैनेजर होंगे तो उनको देंगे। तो वैसे स्पीकर किसको देता है, वाइस स्पीकर के हाथ में थमाता है, और वाइस स्पीकर स्पीकर के हाथ में थमाता है, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि ठीक है, बहुमत से हटाया जा सकता है, बहुमत से पारित संकल्प है कोई, तो उससे क्या है, सपोज कि लोकसभा में 300 लोग हैं, उसके 2/3 सदस्यों से, तो ये हो गए 100, यानी एटलीस्ट 200 लोग उस संकल्प पे सिग्नेचर कर देंगे तो आप लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं।
अब लिखा है आर्टिकल 94 ग में है ये, ठीक है। आर्टिकल याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो भी ठीक है। आर्टिकल 96 के तहत जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे और अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमता मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में जो है निर्णायक मत नहीं दे सकता। इसको समझते हैं गाइस। तो यहाँ पे लिखा है, ये हो गई कहानी। इसने कहा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प क्या है, विचाराधीन है, मतलब कि कहानी अभी चल रही है। तो गाइस ये समझ लीजिए कि संकल्प आ चुका है, लेकिन अभी उस पर प्रोसेस चल रहा है, मतलब अभी पूरी तरह से ये मतलब फाइनल हुआ नहीं है। तब क्या होगा गाइस, उस पर जो है जो स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर के खिलाफ आ रहा है, के अगेंस्ट आ रहा है, हमारा संकल्प आया है, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है कि पीठासीन अधिकारी तो वो नहीं रहेगा, यानी कि वो बंदा जो ये स्पीकर था, अब आप इसे अध्यक्ष तो नहीं बोलेंगे, मतलब अभी ये स्पीकर का पद पे नहीं है, अभी फिलहाल ये पीठासीन नहीं है, मतलब स्पीकर नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ही, ठीक है। अब ये एमपी तो है लोकसभा का, ठीक है। अब जो ये संकल्प है इस पे करने हैं सिग्नेचर। तो गाइस सपोज कि सिग्नेचर हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर 300 लोग हैं तो एटलीस्ट हमको 200 सिग्नेचर चाहिए इसको हटाने के लिए, स्पीकर के पद से हटाने के लिए, ठीक है। अब सपोज कि इस 200 में एक सिग्नेचर इसका भी हो सकता है, ठीक है, इसका भी हो सकता है एक सिग्नेचर, इसने कर दिया। चलिए मान लिया, हो गई कहानी। यहाँ पे एक चीज एक समझ गए कि मतलब ये बंदा मतलब मतदान कर सकता है, मत दे सकता है, मतलब इसने अपना मत दे दिया, ठीक है। इसने अपने अपने ही लिए जो है मतलब कि कह दिया कि नहीं भैया नहीं, नो का दे दिया कि नहीं हटना चाहिए करके, मतलब जो भी हाँ या ना में जो भी था इसने मत दे दिया। लेकिन गाइस ऐसा भी तो हो सकता है कि सपोज कि हमें टोटल 400 लोगों में से 200 वोट चाहिए, सपोज चाहिए 200, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 200 चाहिए ना गाइस। तो सपोज कि क्या कहें हम कि मत बराबर हो गए, मतलब हमें ऐसे है कि 10 लोगों ने बोल दिया हाँ और 10 लोगों ने बोल दिया ना, ठीक है। नया तरीके से देख रहे हैं, तो 10 ने बोला हाँ और 10 ने बोला ना, तो यानी ये हो गए मत बराबर, राइट। अब क्या होता है, वैसे तो स्पीकर के पास शक्ति होती है कि जब मत बराबर की स्थिति हो जाती है, सबने वोट दे दिया और इस तरह से वोट आ गए 10-10, यानी कि तो ड्रॉ वाली कंडीशन हो गई गाइस। तो यहाँ पे क्या है, स्पीकर का भी मत ले लिया जाता है, वो जिस तरफ वोट दे देगा वो जीत जाएगा, मतलब वो हाँ में दे देगा तो हाँ हो जाएगा, ना में दे देगा तो ना हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पे यही बात चल रही है, जब उसको हटाने का संकल्प चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है, तो गाइस वो जो है मत बराबर की स्थिति में वोट नहीं करता है। यानी कि 200 इसने कहा अगर 200 वोट आ जाते हैं, मतलब इसने कहा 200 वोट हो जाते हैं तो ठीक है, हो जाएगा, मान लिया जाएगा कि जो है इसे हटा देना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि 200 वोट आया हाँ में और 200 वोट आया ना में, तो गाइस अब कैसे हटाएं। मान लो 400 सदस्य, उसमें से 200 लोगों ने हाँ बोल दिया इसे हटाने के लिए, 200 ने ना, तो ये एक है बंदा स्पीकर, तो अब ये ना हाँ में दे सकता है ना में, मतलब मत बराबर की स्थिति में नहीं दे सकता, लेकिन पहला मतदान में वो अपना उसका अधिकार जो रहता है, ठीक है। यानी कि निर्णायक मत नहीं दे सकता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते, वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट क्या होते हैं, बराबर, यानी कि टाई हो जाता है। देखिए वैसे तो वो क्या है, वोट नहीं देता है कौन, स्पीकर, लेकिन अब वो इंतजार करेगा। सपोज कि यहाँ सत्ता पक्ष के 100 हो गए, विपक्ष के 100 हो गए, अब तो भैया टाई तो हो गया, अब ये इसका एक मत होता है, निर्णायक मत बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जिस साइड दे देगा वो मान लिया जाएगा, ठीक है। अब लिखा है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। तो क्या क्या गाइस हम समझे इस लाइन से कि लोकसभा सचिवालय किसके अंतर्गत कार्य करता है, अध्यक्ष के। अब लिखा है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, चलिए ये भी देख लीजिए। तो वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेम स्पीकर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाता है, यानी कि अब ये लोकसभा में सारे सदस्य आ गए, ठीक है, ये सब बैठे हैं। अब भैया इनको कोई तो वो दिलाएगा शपथ, क्योंकि पहली लोकसभा खत्म होने से स्पीकर भी हट गया, ठीक है। तो अब जब स्पीकर ही हट गया है तो अब इनको कौन वो दिलाएगा शपथ, ठीक है। एमपीज की शपथ, ना कि मंत्री की। गाइस मंत्री की कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री, और मंत्री की प्रेसिडेंट दिलाता है। लेकिन अभी लोकसभा सदस्यों की कौन दिला रहा है, एमपी के लिए,
तो स्पीकर दिलाता है। तो अब स्पीकर भी हट गया, स्पीकर भी नहीं है, नई लोकसभा आई है तो अभी स्पीकर भी नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इनमें से जो वरिष्ठ बंदा होता है ना, उसको उठा दिया। सपोज ये ही है सबसे वरिष्ठ, इसको उठा के क्या बना दिया हमने, प्रोटेम स्पीकर बना दिया। ठीक है, तो यही लिखा है प्रोटेम स्पीकर मतलब आम चुनाव के बाद नव निर्वाचित जो लोकसभा सदस्य होते हैं उसको क्या करता है, अब ये प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएगा। ठीक है, एमपी बनने की शपथ दिलाएगा। अब इन नव निर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आर्टिकल नंबर 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सपोज तो गाइस मान लेते हैं हमारे पास 3 सत्र है। सपोज कि 1 साल है, 1 साल में इसने कहा कि पहला जो सत्र है, ठीक है, वो कब से कब तक स्टार्ट हुआ। सपोज कि वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, नहीं अप्रैल से भी पहले ले लेते हैं। तो पहला सत्र हमारा हुआ फैब से स्टार्ट होता है और मार्च में ख़त्म हो जाता है। मान लेते हैं 30 मार्च को ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसने कहा जो दूसरा सत्र है ना गाइस, इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का अंतर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अंतर अगर हुआ तो सरकार ही गिर जाएगी। ठीक है, लोकसभा विघटित हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो यानी कि मार्च, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना मत लो। सितंबर या अक्टूबर में जरूर से दूसरी बैठक स्टार्ट कर दो, मतलब 6 महीना कंप्लीट मत करो। ठीक है, तो इसने कहा 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अब लिखा है इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में फिर कितने हो गए 2 बार सत्र तो बुलाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 6 महीने का गैप ले लो तो 6 महीने तो 12 महीने तो ऐसे हो गए, तो एटलीस्ट 2 सत्र तो 1 साल में होने ही चाहिए। ठीक है, एक सत्र में तो गई, एक सत्र 1 साल में हुआ, दूसरा सत्र अगले साल में होगा, तो 6 महीने से ज़्यादा का गैप हो जाएगा। अब लिखा है आर्टिकल 100 सब पार्ट 3 के अनुसार क्या लिखा है, लोकसभा या राज्यसभा का जो कोरम होता है गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना चाहिए। मतलब इसने कहा लोकसभा चल रही है। ठीक है, अब लोकसभा में टोटल सदस्य हमने देख लिए 530 + 20 कितने, 550 थे। ठीक है, तो इसने कहा जब लोकसभा का सत्र चल रहा है ना गाइस, तो कम से कम कितने सदस्य, देखिए सब तो पहुंच नहीं जाते हैं, सारे मंत्री नहीं, सारे एमपीज तो पहुंच नहीं जाते लोकसभा। ठीक है, बहुत सारे तो नहीं पहुंचते। ठीक है, हालांकि पहुंचना चाहिए। अब जब 2 ही बार पूरे साल में सत्र हो रहा है तो भैया पहुंच जाओ 2 बार में, क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं पहुंचते। चलिए कोई बात नहीं पहुंचे ना पहुंचे। हाँ, तो इसने कहा कि लोकसभा का सत्र जो है शुरू होना है तो एक कोरम होता है, मतलब इसने कहा कम से कम अगर इतने लोग आ जाएंगे ना तो भैया हमारा कोरम पूरा हो जाएगा और हमारा जो बैठक है वो चलेगी। ठीक है, तो इसने कहा कितने लोग, तो 550 का 1/10, मतलब 550 में से इसने कहा अगर 55 लोग भी आ जाएंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा। ये होता है कोरम। ठीक है, या गणपूर्ति बोलते हैं, कितना, इतना भाग लोकसभा का। अब लिखा है मुख्य जो विपक्षी दल के की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या की आवश्यकता होती है। मतलब एक होता है गाइस पक्ष, मतलब जो होती है सरकार। ठीक है, अब विपक्ष भी होना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है ये कहीं आएगा तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समितियां होती हैं जिसमें विपक्ष का नेता होता है, मेंबर। ठीक है, अब जब आपका विपक्ष का नेता ही नहीं होगा तो एक मेंबर तो आपका गायब ही हो गया, इसलिए विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कारण हैं, एक तो बहुत बड़ा कारण ये भी है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो ये होता है सरकार, ठीक है, और एक होता है विपक्ष। ठीक है, अब विपक्ष भी बनने के लिए कम से कम आपको 550 का 1/10 सीट्स होनी चाहिए आपके पास, मतलब एटलीस्ट 55 सीट्स होनी चाहिए। तो गाइस अगर हम प्रेजेंट में बात करें ना, तो प्रेजेंट में हमारे पास कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है। बीजेपी तो चलिए पक्ष में है, बीजेपी ओके, ये तो सरकार बनाई रखिए। तो इसने कहा भैया विपक्ष में भी तो कोई पार्टी हो, लेकिन भैया 55 सीट तो विपक्ष में किसी भी पार्टी के पास नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस के पास भी 55 सीट्स नहीं है। ठीक है, तो हम कहें कि हमारे पास विपक्ष नहीं है इस वक्त। ठीक है, लेकिन हालांकि विपक्ष का नेता है क्योंकि वो जरूरी होता है तो बना दिया है। ठीक है, हालांकि मतलब इसमें हम ज़्यादा कहानी नहीं समझेंगे, बस विपक्ष बनने के लिए भी 1/10 सीट होनी चाहिए आपकी लोकसभा की, टोटल लोकसभा के सदस्यों की 1/10 सीट्स एटलीस्ट होनी चाहिए, यानी कि 55 सीट तो विपक्षी पार्टी बनने के लिए भी आपके पास 55 सीट होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश
राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व यानी 80 प्रतिनिधि भेजता है। मतलब अगर हम बात करें यूपी से लोकसभा में कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो गाइस कितने हैं, 80 हैं, और सबसे ज़्यादा यहीं से हैं, यूपी से हैं। तभी हम कहते हैं कि यूपी का चुनाव जो होता है यूपी से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जो पार्टी यूपी से जीत रही है, समझ लीजिए कि लोकसभा में उसका जो है बहुमत होना ना बहुत ज़्यादा मायने, मतलब बहुमत होना पक्का सा ही हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसने कहा कि महाराष्ट्र से लोकसभा में कितने सदस्य आ जाते हैं, एमपीज बनते हैं, तो 48। वैसे ही बांग्लादेश से कितने बनते हैं, 42 बनते हैं। ठीक है, अब लिखा है वर्तमान में अक्टूबर 2020 से, अभी क्या चल रहा है गाइस, नवंबर 2021 चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात बता रहा है। तो यहाँ से क्या है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है, आपकी 77 लाख रुपए है। ठीक है, मतलब आप एक क्षेत्र पे कितने लाख रुपए खर्च कर सकते हैं जब लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा, तो 77 लाख रुपए। अब लिखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए, यानी कि एक तो केंद्र स्तर पे होता है जिससे एमपी सब बनते हैं। ठीक है, तो वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, 77। अब यहाँ पे देखिए राज्य स्तर पर भी तो होता है जिसमें विधानसभा आती है। ठीक है, तो विधानसभा में जब होता है इलेक्शन, तो आप एक क्षेत्र पे कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, तो 30 लाख रुपए कर सकते हैं। ठीक है, यही बोला इसने। अब लिखा है लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था। मतलब देखिए ये हुआ था आपका 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला था। मतलब ये पूरा इतना टाइम चला था, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, और फिर जनवरी चला था। ठीक है, और फिर ये फरवरी, मतलब इतने टाइम में तो पहला चुनाव हुआ था कंप्लीट। ठीक है, अब लिखा है यह चुनाव जो है 489 सीट्स पे हुआ था। मतलब उस वक्त सीट्स कितनी थी लोकसभा में, 489 थी। अब लिखा है प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन जो है आपका 13 मई 1952 को हुआ था। चलिए पहला पहला है ना, इसलिए याद करना पड़ जाएगा आपको। तो 51 से 52 तक पहला इतनी सीट यानी कि 489 सीट, पहला अधिवेशन कब हुआ था, 13 मई 1952 को। अब लिखा 15 में 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम सब याद कर दीजिएगा गाइस। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, ये गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, GV मावलंकर। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखा आता है, GV मावलंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर बने रहे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई तब। तो 52 से लेकर 56 तक रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष थे कौन, M अंतश्यम, क्या लिखा है गाइस, अंतश्यनम अयंगर। लोकसभा के अध्यक्ष जो है 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे। मतलब इन्होंने कहा कि इनकी जो मृत्यु है हो गई जब, तो कौन, जो उपाध्यक्ष थे वही अध्यक्ष बन गए। ठीक है, यहाँ पे, और जब दूसरी लोकसभा आती है तो उसके भी अध्यक्ष यही बने रहते हैं, ये अयंगर। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है वर्ष 1954 में JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है गाइस, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, मतलब ये बोला गया कि जो है अध्यक्ष से अगर आप खुश नहीं हैं तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके उस पर सिग्नेचर करके, बहुमत से सिग्नेचर करके आप उन्हें हटा सकते हैं। तो भैया पूरी मतलब भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक बस एक ऐसे स्पीकर हैं जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और वो थे आपके लोकसभा के जो सबसे पहले जो आपके अध्यक्ष थे वो। और कौन लाता है, JB कृपलानी प्लस विपक्ष के 21 सदस्य। तो ये लोग लाते हैं, कब लाते हैं, 1954 में लाते हैं। मृत्यु तो 1956 में हुई थी, उससे पहले आता है 1954 में, राइट। तो ये तो हो जाता है, अस्वीकृत हो जाता है लोकसभा से, यानी कि ये हटे नहीं हैं वहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर स्वीकृत हो जाता तो इन्हें हटना पड़ता, नहीं हटे हैं, अस्वीकृत हो गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महिला अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, तो गाइस लाइक करिएगा
वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। तो लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। तो गाइस और अगर आपको वहीं राज्यसभा में निर्वाचित होना है तो हम राज्यसभा आएगा उसमें भी पढ़ेंगे, तो 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर गाइस ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि ये भी आयु वाला है। चलिए, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा। सी सही नहीं है। देखिए, इसने कहा निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये हो गया गलत। क्यों गैस? इसके लिए क्या होता है, आपके पास इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन सारा काम करता है। ठीक है, मतदान की सूची, नियंत्रण, ये सारे काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो मतलब चुनाव आयोग, राइट, चुनाव आयोग करता है। लिखा है निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है गाइस? अगर आप 18 साल या 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आप क्या है, वोट दे सकते हैं। फिर लिखा है निर्वाचन का संचालन जो है निर्वाचन आयोग करता है। वही हमने कहा कौन करता है सारे काम? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन करता है। फिर लिखा है निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर क्या होता है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग कहता है भैया हमें चाहिए लोग, तो जो होता है राष्ट्रपति क्या है, उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये वाला बस गलत है कि राष्ट्रपति कुछ काम नहीं करता, यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन का ही हाथ होता है। तो कैसे यहाँ लिखा, भारत के संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची को तैयार करने का कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। आर्टिकल 324(1). ठीक है, आई होप आप लोग को समझ गए होंगे किस किस के निर्वाचन में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का हाथ होता है। कैसे? एक तो संसद में भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, ना कि राज्यसभा। ठीक है, फिर उसके बाद विधानमंडल में विधानसभा, ना कि विधान परिषद। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति। तो इसमें कहानी किसकी चलती है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी कि यूनियन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 324। चलिए, लिखा है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में है दाखिल कर सकता है। यानी कि नामांकन, सपोज आपको किसी क्षेत्र से खड़ा होना है, ठीक है, MP बनने के लिए, ठीक है, कि लोग आपको वोट करें, तो बस इसके लिए क्या होना चाहिए गाइस? आप किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होने चाहिए, मतलब आप वोट देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हैं तो आप अपना नामांकन दे सकते हैं किसी क्षेत्र के लिए। ठीक है, आइए देखिए यहाँ क्या लिखा है। लोकसभा प्रतिनिधि अधिनियम 1951, यानी कि इस निर्वाचन से लेकर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस अधिनियम में आपको मिलेंगी, सारे प्रावधान की। धारा 4 के अनुसार क्या है? लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य, कोई भी राज्य हो, चाहे आप यूपी से कर रहे हो नामांकन दाखिल, लेकिन आप किसी भी राज्य में हो चल जाएगा। ये नहीं है कि आप यूपी में ही हो, यूपी की मतदाता जो सूची है उसी में हो, नहीं गाइस। अगर आप उत्तराखंड की मतदाता सूची में भी हैं तभी चलेगा। पर इसने यही कहा है कि किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। मतलब कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। आप किसी भी राज्य से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी। जैसे नरेंद्र मोदी है, राइट, तो उन्होंने कहाँ से गाइस उन्होंने नामांकन भरा था? उन्होंने काशी से यानी बनारस से भरा था, यूपी में आके भरा था। जबकि कहाँ से थे वो, उनका नाम कहाँ था उससे पहले? तो गुजरात में। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप। फिर लिखा है कि अनुसूचित जाति यानी कि ये हो गया SC के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है फिर से समझते हैं। इसमें लिखा है SC के लिए आरक्षित लोकसभा सीट पर। देखिए गाइस, लोकसभा में ना SC और ST के लिए क्या होता है? आरक्षित सीटें होती हैं। अब इस आरक्षित सीट के लिए अगर आपको खड़ा होना है, नामांकन देना है, तो आपको क्या होना चाहिए? किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, पहली चीज। अगर ये जो आरक्षित सीट है, सपोज 30 सीट है, आपको इसके लिए खड़ा होना है, इस सीट पर खड़ा होना है, तो आपको एटलीस्ट किसी भी राज्य में एक SC का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, कहीं पे भी आपका किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में आपको पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। दो चीज, ठीक है, आप SC के सदस्य भी हो और किसी भी राज्य में पंजीकृत मतदाता भी हो। असम के
वैसे ये सब कहानी क्यों चल रही है, चलिए यहाँ देखते हैं। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। नामांकन के लिए है नामांकन पत्र। तो यार निवास तो आप कर रहे हो, तो निवास तो यार निवास तो 12 साल का बच्चा भी करता है, तो हम इसका तो नहीं मान लेंगे। हाँ ठीक है, अगर वो मतदान नहीं कर सकता, मतदाता सूची में नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। फिर लिखा है जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो गाइस देखिए, इसने कहा कि जहाँ पे जिस क्षेत्र के आप हो ना, इसने कहा वहीं से आप मतदाता सूची में होगे और वहीं से आप जो है आप मतलब नामांकन कर सकते हो। तो ऐसा भी नहीं है, मतदाता सूची में आप कहीं के भी और कहीं से भी आप नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत। अब लिखा भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी भी क्या है निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, तो नामांकन दाखिल कर सकता है। अगर मतदाता सूची में इसका मतलब यही होगा कि आप 18 साल या उससे ज़्यादा के हैं, तो बस इतना काफ़ी है। फिर लिखा भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। गैस कोई भी नागरिक कर देगा क्या? 1 साल का बच्चा भी कर सकता है, वो भी तो नागरिक होता है, तो नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब नीचे आते हैं, इसमें लिखा है असम। अभी हमने अनुसूचित जाति का देख लिया, अब हम असम के स्वायत्त शासित जिले और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति का होना और उसी स्वायत्त शासित जिले असम और संसदीय क्षेत्र लक्षपति का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। जबकि ठीक है गाइस, तो यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये असम और एक असम की बात कही इसने, लक्षद्वीप की बात कही। अगर यहाँ की एसटी की सीट जो आरक्षित सीट है उसके लिए आप नामांकन देने चाहते हैं, तो आपको उसी क्षेत्र के मतदाता सूची में भी होना चाहिए, एक बात। दूसरा, वहीं उसी क्षेत्र की एससी की लिस्ट में भी, सॉरी एसटी की लिस्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अभी तक हम देख रहे हैं आप कहीं पे भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर हम असम और लक्षद्वीप की बात करें तो गाइस आप, और जनजाति की एसटी की बात कर रहे हैं, तो एसटी भी उसी क्षेत्र की सूची में होना चाहिए, एसटी। और दूसरा, नामांकन भी आप उसी क्षेत्र में दे सकते हैं, ठीक है। जबकि देश के अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य और किसी भी मतलब बाकी जो इसने कहा असम और लक्षद्वीप को अगर आप छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी जहाँ पे भी आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आप भारत में कहीं पे भी एसटी की सूची में हो चलेगा, कहीं पे भी नामांकन डाल सकते हो चलेगा, ठीक है। बस इन दोनों को छोड़ के, अब इसका प्रावधान क्या है गाइस, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे कि इन दोनों के लिए ऐसा क्यों नया आया है, बाकी एसटी के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसमें लिखा है सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु किसी उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। अब यहाँ नई बात आ गई, देखिए एक असम और लक्षद्वीप का हमने समझ लिया, अब एक सिक्किम का भी नया। तो इसने कहा भैया आपको अगर नामांकन देना है उस क्षेत्र में, सपोज कि ये सिक्किम है, सिक्किम के इस क्षेत्र के लिए आपको खड़ा होना है, ठीक है, तो आपको इसी क्षेत्र की मतदाता सूची में भी होना होगा। ये नहीं कि आप यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ कहीं पर भी या भारत में कहीं पर भी हो सकते, नहीं गाइस, अगर आपको यहाँ होना है तो यहीं पर होना चाहिए मतदाता सूची में भी, ये सिक्किम का प्रावधान है। लेकिन ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य के पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया। अब देखिए, अब गाइस क्या होता है कि सपोज उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो यहाँ है लोकसभा, यहाँ है राज्यसभा, तो उत्तर प्रदेश से एक बंदे को कहाँ जाना है, राज्यसभा में जाना है। तो पहले क्या था, पहले ये था कि वो बंदा जो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की तरफ से, वो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए था, तभी वो उत्तर प्रदेश की तरफ से राज्यसभा में जा सकता है। अब लेकिन 2003 के बाद क्या हुआ, वो बंदा अगर यहाँ का है ना, एमपी का भी है, एमपी का भी बंदा है, तो वो उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है राज्यसभा में जा सकता है, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं। 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए किसी राज्य का उसी राज्य का पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया कि आप उसी राज्य के पंजीकृत मतदाता हैं तो उसी राज्य से जाएंगे, पहले था। लेकिन अब क्या है, आप कहीं के भी मतदाता हों, आप चाहे सिक्किम के हों, चाहे आप तमिलनाडु के हों, लेकिन आप उत्तर प्रदेश से जा सकते हैं राज्यसभा में, मतलब उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व आप कर सकते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में। ओके, समझ गए होंगे आप, 2003 में हुआ ऐसा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो गाइस किस आधार पे होती हैं? जनसंख्या के आधार पे होती है, जनगणना के आधार पे होती है। राज्यों को सीटें आवंटित कैसे होती हैं गाइस? कौन सी जनगणना होती है गाइस? जनसंख्या के आधार पर होती है। और कौन सी जनगणना की हमने बात करी थी?
तो यहाँ लिखा ही नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इसमें लिखा है लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए जो है प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में क्या करा जाता है, विभाजित किया जाता है। सपोज ये है राज्य, अब इसको हमने क्या कर दिया, बराबर बराबर भागों में बांट दिया। इसे बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। एक बॉक्स एक निर्वाचन क्षेत्र। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जो जनसंख्या है और इसके लिए नियत किए गए जो है सदस्यों की संख्या का अनुपात जो है समस्त राज्य में यथा साध्य एक ही हो। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या का जो है बंटवारा ऐसी रीति से किया जाए कि स्थानों की संख्या के से जो है राज्य की जनसंख्या का अनुपात जो है समस्त राज्यों के लिए यथा साध्य एक ही हो। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल। खतरनाक बात लिखिएगा इस। तो इसने कहा ये आपका है यूपी और ये आपका है उत्तराखंड। अब हमने ये कर दिया, बंटवारा कर दिया यूपी का बराबर बराबर। मतलब यहाँ पे अगर 10 लोग हैं तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब हमने इसका भी बंटवारा कर दिया किसी तरह से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 10, 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 यानी कि बराबर बराबर, सब कुछ बराबर बराबर। अब लिखा इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एक रूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध है। विभिन्न राज्यों में और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में, मतलब हमें बराबर करना है, तो विभिन्न राज्यों में यूपी और उत्तराखंड बराबर बराबर होना चाहिए गाइस। ठीक है, 10 10 10, तो 10 10 10 10 10 10, राइट। अब इसने कहा विभिन्न राज्यों में बराबर हो और राज्य में अपने अंदर भी बराबर बराबर हो, 10 10 10 10 10, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होना चाहिए। तो विभिन्न राज्यों में और एक राज्य के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में, ठीक है, बराबर बराबर हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार, चलिए आर्टिकल अगर नहीं याद है ना कोई बात नहीं, अभी हम उसको भूल जाते हैं। भारत के संविधान में लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर हमने किया था गाइस? हमने दो चीज़ें देखी थी। हमने देखा था सीटों के लिए कि कितने प्रतिनिधि जाते हैं एक राज्य से, तो हमने जनगणना 1971 की देखी थी। और जब हमने निर्वाचन क्षेत्र की बात करी थी तो गाइस इसके लिए हमने कौन सी जनगणना की बात करी थी? 2001 की जनगणना की बात करी थी। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। यहाँ प्रतिनिधि यानी कि सीट्स, अगर 10 प्रतिनिधि हैं तो 10 ही सीट होंगी, यही तो मानेंगे। 10 प्रतिनिधि 20 सीट पे तो नहीं बैठ जाएंगे। ठीक है, तो प्रतिनिधि बोल लीजिए, सीट हो गया। तो ये कौन सी जनगणना के आधार पर होता है? 1971। और अगर निर्वाचन क्षेत्र की बात करते हैं तो 2001 की जनगणना के आधार पर हमने देखा था। और कब तक चलेगा हिसाब किताब? 2026 तक तो चलेगा ही चलेगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। चलिए, ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए वही वाली बात लिखिए गाइस, आई होप आप लोग को पता हो। तो यहीं पे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। 1971 की जनगणना के आधार पर लिखा है लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। और ये निर्धारण किस वर्ष तक है, कब तक किया गया है गाइस? तो हमें ये जो है आपका, देखिए आइए पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? इसमें लिखा है संविधान के आर्टिकल 84 में संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा आर्टिकल अगर नहीं याद होता कोई बात नहीं गाइस। तो इसमें लिखा है संशोधन करके जो है वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जो है आपकी 2026 के पश्चात की जो पहली जनगणना होगी ना, उसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक क्या संशोधित ना किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, और इसके निर्धारण के लिए क्या है, तब तक जो है 90, देखिएगा इस क्या होता है, हर 10 साल में जनगणना होती है, राइट। एक 1971 में हुई होगी, फिर 1972 में भी हुई होगी, फिर 1973 में भी हुई, 1981 में हुई होगी, सॉरी गाइस, सॉरी। तो एक 1971 में हुई होगी, फिर एक 1981 में हुई होगी, फिर 91 में हुई होगी, फिर 2001 में हुई होगी, फिर 2000 किस में होगी, 11 में हुई है, फिर 2021 में होगी, अभी होने वाली है। ठीक है, अभी उसका भी आ जाएगा, फिर 2031 में होगी। हमने कहा कब तक 1971 का रहेगा, तो गाइस कब तक रहेगा? 2026 तक तो इसने बोला ही है। ठीक है, अब 2026 के बाद जो है 2027 में गाइस क्या इसने कहा, जब 2026 के बाद में जो जनगणना होगी, तो गाइस 2026 के बाद में तो यही वाली जनगणना होगी। तो हम 2026, 27, 28, 29, 30 में सब में वही हिसाब किताब चलाए रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो होगी ना गाइस, वो कौन सी जनगणना का हम मानेंगे? 2031 की जनगणना का मानेंगे हम। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे शायद, इसीलिए इसका आंसर है ये। तो 2026 के बाद में जो पहली जनगणना हो जाएगी, तो गाइस 2026 से पहले वाली तो 2021 में हुई होगी, 2021 के बाद कब होगी, 2031 में होगी। तो 2026 के बाद जो भी पहली जनगणना होगी उसके अकॉर्डिंग हम चलने लगेंगे। फिलहाल अभी जो संविधान का संशोधन है उसमें ये बात कही गई है। अब 2026 में क्या हो जाता है गाइस हमें नहीं पता, इसे और बढ़ा दें आगे कि 1971 वाली और भी 50 साल तक चलेगी, वो अलग की बात है, वो जब भी कर दें। तो 26 के बाद देखा जाएगा, फिलहाल तो अभी तक यही है। 84th गाइस, फिर वही है क्वेश्चन, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। रिपीट है क्वेश्चन। फिर इसमें लिखा है भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। 2008 का क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए इसका आंसर इसमें से कोई नहीं लिखा है। देखिए हमारे पास आंसर क्या है, देखिए हमें पता है कि इतने राज्यों से आते हैं, इतने संघराज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 2 एंग्लो इंडियंस। ठीक है, अब जो है एक अधिनियम आता है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आता है। तो उसमें कह दिया ये जो एंग्लो इंडियन वाला है प्रावधान उसको हटा दिया गया है। जब इसे हटा दिया गया है तो अधिकतम संख्या हो गई 550। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न संविधान संशोधन में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो गाइस इसमें क्या कहानी लिखी है, 7वां और 31वां। तो इसमें लिखा है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन सा, 1956 द्वारा राज्य का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, राज्य का पुनर्गठन किया गया है, 1956 अधिनियम है उसके द्वारा किया गया है। फिर इसमें लिखा है आर्टिकल नंबर 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 निर्धारित की गई यहाँ पे। ठीक है, पहले वाले में। फिर गाइस क्या होता है, ये 7वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अब आते हैं 31वां संविधान संशोधन 1973। तो अब यहाँ क्या हो जाती है कहानी, तो इसने बोला राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से जो आ रहे हैं लोग उनकी अधिकतम संख्या 525 और 20 यानी टोटल 545 निर्धारित की गई। ठीक है, तो अब फिर और आगे बढ़ जाते हैं। तो की गई 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर कितने 25 किया गया। ठीक है, 25 किया गया तथा जिसे जो है 31वें संविधान संशोधन में कितना कर दिया गया, 20 कर दिया गया संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, मतलब अभी देखते हैं, फिर से ऊपर आ जाते हैं इस जो आपका 1956 में हुआ। चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और कि सब दिखने लगे। तो 1956 में जो हुआ था 7th हुआ था ना गाइस संविधान संशोधन। तो यहाँ पे हमारे पास सीट कैसी थी, राज्यों को 500 दे दी थी और यूनियन टेरिटरी यानी कि आपके संघ राज्य क्षेत्रों को दे दी गई थी 20। फिर होता है 1962 में हो गया। तो 1962 में हुआ था 14वां। तो यहाँ पे तो थी गाइस आपकी 500 और यहाँ पे थी आपकी 25 कर दी गई थी। ठीक है, मतलब राज्यों की जो है आपकी 500 थी और जो यूनियन टेरिटरीज थी यानी कि संघ शासित क्षेत्र उसकी 25 कर दी। फिर उसके बाद हम आते हैं और नीचे, यानी कि 1973 में क्या हुआ था, ये कौन सा संविधान संशोधन था, 31वां। राइट, तो इसमें क्या किया, राज्यों की सीट कर दी 525 और यूनियन टेरिटरी की वापस से कर दी 20। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप आप ये चार्ट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा तत्पश्चात उसके बाद क्या होता है, गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 आया और निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी हो जाती है आपकी 550 यानी कि 530 प्लस 520 कितनी 530 प्लस 520 नहीं सॉरी 530 प्लस 20 यानी कि 550 हो गई। और 2 एंग्लो इंडियंस थे वो तो अलग की बात है। तो ये हो गई गाइस आपकी कहानी जो अभी आपकी थी। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक, अब इसमें लिखा है संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़कर 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी 545 कर दी। तो कौन सा था गाइस, अभी हमने देखा आपका 31वां संविधान संशोधन। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या लिखा है आखिर यहाँ पे, इतनी बड़ी कहानी लिखी है तो इसे हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें दोस्तों। तो यहाँ से तो चलिए इतना हो गया कहानी,
इतनी आप एक बार देख लीजिएगा ना ऊपर वाली, वही है पिछली वाली कहानी, घटा के बढ़ा के क्या क्या किया। तो इसमें लिखा है, अब यहाँ पे लिखा है 2 एंग्लो इंडियंस थे, राइट। तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन यानी कि जो नॉमिनेट करते थे उसके प्रावधान को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। यानी कि जो एक हम लेते थे राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20, एंग्लो इंडियंस 2 होते थे, इसको तो हटा ही दिया। ठीक है। अब वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों से 524 निर्वाचित क्षेत्र राज्य के हैं। यानी कि अब जो है इसमें से 543 में से तो यहाँ पे 524 निर्वाचित क्षेत्र जो है आपके राज्यों के हैं। ठीक है। तो यहाँ निर्वाचित क्षेत्र की बात हो रही है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं गाइस, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो यहाँ है प्रतिनिधित्व, ये वाले जो थे ना ये सब प्रतिनिधित्व थे। लेकिन गाइस अभी आप कहोगे यार डिफरेंस क्यों इतना, तो यहाँ पे हम प्रतिनिधित्व की बात नहीं कर रहे। जो 530 प्लस 20 प्लस 2 प्रतिनिधित्व थे ये हट गया। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं निर्वाचित क्षेत्र। 543 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में से 524 निर्वाचित क्षेत्र जो है राज्यों के हैं और 19 निर्वाचित क्षेत्र किसके हैं, केंद्र शासित प्रदेश के। ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व की अलग बात कर रहे हैं, निर्वाचित क्षेत्रों की अलग बात कर रहे हैं गाइस। अब तो निर्वाचित क्षेत्र आपके 524 प्लस कितने हैं आपके 19 हैं, किसके हो गए, ये राज्य के हैं, ये आपके यूनियन टेरिटरीज के हैं। ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो गए 543 निर्वाचित क्षेत्र। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें लिखा है निर्वाचित क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज के हैं। तो हम देखते हैं कौन सी यूनियन टेरिटरीज से कितने जो है एमपीज जो है लोकसभा में जाते हैं। तो दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार से 1, दादर नागर हवेली और दमन दीव से 2, ठीक है, लक्षद्वीप से 1, पुडुचेरी से 1, चंडीगढ़ से 1, जम्मू कश्मीर से 5 एंड लद्दाख से 1। इतने जो है हमारे लोकसभा में आपको मिलेंगे। तो गाइस ये बहुत अच्छा सा है, दे रखा है। दिल्ली में तो हम जानते हैं ये 7 होते हैं। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी आता है जिसमें ज़्यादा होते हैं, तो 5 होते हैं। बाकी दमन दीव और दादर नगर हवेली 2 इसलिए हो गए ना गाइस, पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब 1 हो गया, तो 2 तो कर दिए इसने, बाकी सब में 1। अगर दमन दीव और दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग होते ना तो गाइस यहाँ पे भी 1 लिखा होता। अब इसको इसने क्या करा 1 + 1 कर दिया, यानी कि 2 कर दिया। बाकी आप 2 याद रखिए, दिल्ली का 7 और आपका जम्मू कश्मीर का 5, बाकी सारे 1। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है ना 8 हैं, तो 8 में इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी सबका 1 होता। अब आप दादर नगर हवेली और दमदीव को 1 कर दीजिए, तो ये 2 हो जाएंगे। चलिए, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, तो अभी गाइस कितनी है 550 है, यही आंसर है आपका। लोकसभा की वर्तमान अभी कितनी है गाइस, अभी के याद रखिएगा, कोई कहानी नहीं। 530 प्लस 20 प्लस 2 था, 2 जो है आपका खत्म कर दिया। 104वां संविधान संशोधन आता है 2019 का, ठीक है, अधिनियम आता है, उससे खत्म कर दिया। अभी फिलहाल आप इसको याद रखेंगे 530 प्लस 20 यानी 550। तो गाइस यहाँ लिखा है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो कितना, मतलब इसने कहा कि अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें हम, तो मैक्सिमम कितने लोग एक यूनियन टेरिटरी से नहीं, यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, तो 20 लोग आ सकते हैं। अभी तो हमने देखा 530 प्लस 20, तो ये यूनियन टेरिटरी का इतने मैक्सिमम लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी सीट मिली है यूनियन टेरिटरीज को, तो इतने ही आएंगे। तो लिखा है आम चुनाव 2009 में 2007 का क्वेश्चन, 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हुए। इसमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य के हैं। तो इसने कहा राज्य में कितने निर्वाचन क्षेत्र, अभी हमने देखा था 525 थे, ठीक है, और बाकी प्लस 19 जो है आपका यूनियन टेरिटरी से, यही तो देखा था गाइस अभी हमने। 525 राज्यों से थे निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि अलग, निर्वाचन क्षेत्र अलग। तो यहाँ हम बात करें हैं निर्वाचन क्षेत्र की, और प्रतिनिधि की बात करेंगे तो इतने प्लस इतने, ठीक है। ये था आपका प्रतिनिधित्व, ये हो गया आपका निर्वाचन क्षेत्र, ये हो गया आपका प्रतिनिधित्व। तो याद रखिएगा, ये राज्यों से यानी स्टेट से, ये यूनियन टेरिटरीज से यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से, रट लीजिएगा इस, हालांकि रट ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, लोकसभा में 20 हैं गाइस। चलिए ये कहानी पढ़ लीजिएगा, हालांकि ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों को जो है आरक्षण दिया गया है, ठीक है।
तो ये बोला है कि ये जो है आपका, तो वैसे यहाँ पे लिखा भारतीय संविधान, हाँ, किस आर्टिकल के अंतर्गत इसने कहा कि आपका अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए प्रावधान है। तो गाइस आप अभी हम एक जगह पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम लाइन से सारे पढ़ लेंगे, एससी के लिए, एसटी के लिए, फिर ओबीसी के लिए भी हम देख लेंगे, और केंद्र में भी एससी एसटी के लिए देख लेंगे, और राज्यों में भी एससी एसटी ओबीसी के लिए देख लेंगे। बहुत मज़ा आएगा। नहीं, एससी एसटी और एंग्लो इंडियंस के लिए था एक्चुअल में। तो गाइस अभी याद कर लीजिए, ऐसे रट लीजिए 330, ठीक है, फिलहाल रट लीजिए, बाकी हम बात करेंगे आगे। एक जगह एक साथ आएगा ना तो वहाँ ज़्यादा मजा आएगा, यहाँ तो रटने वाली बात हो गई। इन्होंने लिखा भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 के उपखंड का के तहत क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के बारे में कहा गया है कि अनुसूचित जाति को लोकसभा में आरक्षण, मतलब कुछ सीटें जो है आरक्षित की गई हैं अनुसूचित जातियों के लिए, कि उसमें भैया अनुसूचित जाति के ही लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए तो अभी नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। लिखा अनुसूचित 330 के उपखंड खंड 1 के उपखंड ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर क्या है, अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है ठीक है गाइस। तो यहाँ ने कहा है 30(1) ख। तो असम के जो जिले हैं उसमें जो आपके एसटी हैं उसको छोड़कर अन्य सभी के लिए इसमें दे रखा है। अब आ जाओ कि 330(1) और ग में असम के बारे में दे रखा है, ठीक है गाइस। मतलब हमने दो देख लिया, 330(1) ख और 330(1) ग। तो ये आपका है एसटी के लिए, ठीक है। और 330(1) क ये किसके लिए था गाइस, ये आपका था एससी के लिए, ये एससी के लिए था, ये दोनों एसटी के लिए हैं, ये वाला अकेले असम के लिए है। लोकसभा में जो आरक्षण है उसके, आरक्षित सीटें हैं उसके लिए, ठीक है। और ये बाकी के जितने भी राज्य हैं जिसमें एसटी है उसके आरक्षण के लिए, मतलब उसकी जो सीट्स के लिए आरक्षण के लिए लोकसभा में। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे गए वो अनुसूचित जो जनजातियां हैं यानी कि एसटी है ही नहीं। तो जब नहीं है तो उनके लिए जो आरक्षण भी नहीं होगा उस राज्य से, ठीक है। तो इसने कहा आरक्षित नहीं है। कौन कौन से राज्य हैं गाइस, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में, ठीक है गाइस। ये रट लेना, और कुछ नहीं कर सकते आप। तो वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटका और मेघालय में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए हैं। 2008 के बाद आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, कर्नाटका में 2, मेघालय में 2, एसटी के लिए, एसटी है ये अनुसूचित जनजाति के लिए। जबकि शेष उपरोक्त राज्य और संघराज्य क्षेत्र में पूर्व स्थिति है, मतलब जैसे पहले थी वैसी है, बस कर्नाटका मेघालय में 2-2 सीट्स, ठीक है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प ए सही है, विकल्प ए देख लीजिएगा। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि एससी की बात कर रहा है अभी, के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी जो है संघ राज्य क्षेत्र के में स्थान आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो इनको छोड़कर बाकी किसी में नहीं, मतलब इनमें है बाकी किसी में नहीं। चलिए फिर से देखें। तो इसने लिखा है के लिए अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में ये तारे को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्र, सॉरी तो ये हो गए सारे राज्यों में, और दिल्ली को छोड़कर गाइस, ये पूरा नहीं, दिल्ली को छोड़कर बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें स्थान आरक्षित नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आरक्षित है, बाकी किसी में आरक्षित नहीं है। चलिए गाइस, अब हो गई वीडियो काफ़ी बड़ी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को कर देते हैं एंड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी के क्वेश्चंस के संग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर सही में आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिएगा गाइस चैनल को, ठीक है। चलिए यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे आगे के पार्ट के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।